जय हिंद साथियों। हमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और कॉल करके कह रहे थे कि सर आप बीपीएससी एईडीओ के लिए एक क्लास लेकर आए हैं। बीपीएससी एईडीओ के लिए एक क्लास लेकर आइए। तो आज से आपका बीपीएससी एईडीओ का क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यह क्लास आपका पेड होगा। चार्ज कम ही रखेंगे लेकिन पेड रखेंगे। पेड रखने का कारण यह है क्योंकि आपको यूट्यूब पर हम कोई क्लास फ्री देखते हैं तो आप लोग देखते नहीं है। अभी देखिए, अभी आपको हम 40 मार्क्स का जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसके लिए हम 40 मार्क का एक सेट स्टार्ट किए थे फ्री में, लेकिन उस पर स्टूडेंट देख ही नहीं रहा। 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट देख रहे हैं। तो देखो, इतने बड़े चैनल पर 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट यदि क्लास करता है तो उसको हम क्लास करना नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री क्लास है, कोई आपको चार्ज नहीं लेते हैं। तो इसीलिए फ्री का महत्व आप लोग नहीं देते हैं। इसीलिए हम बीपीएससी एडीओ का आपका फुल्ली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पेड होगा और बहुत ही कम चार्ज में होगा और सभी विषय को यहाँ पर करवाए जाएंगे। आपको पता होगा कि बीपीएससी एडीओ में सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको बता दें। इसमें आपका पेपर 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा हिंदी इंग्लिश का, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। पेपर 2 जो है वो आपका जीएस का होगा, यानी जीके जीएस रहेगा इसमें, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि बहुत इजी रहेगा। ये आपका बीपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड आपका है वो आपका रहेगा मैथ्स रीजनिंग का, यानी 50 मैथ रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा। तो आपको ये जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपका ये सभी पढ़ाया जाएगा आपका, ठीक है, यानी लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का भी क्लास होगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका क्लास होगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो। इसलिए हम पेड कर रहे हैं क्योंकि सारा विषय आपको क्लास करवाना है मुझे। आज हम पहला क्लास आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स का है और ये चैप्टर है आपका मुद्रा और बैंकिंग। तो हमने शुरू किया है कहाँ से, तो इकोनॉमिक्स से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से हम शुरू कर रहे हैं और सभी विषय को इसी तरह से हम चैप्टर वाइज हम हल करेंगे और चैप्टर वाइज समझाते चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैथ का जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैथ्स का भी हम पहले उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको यानी क्वेश्चन अधिक आते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यानी प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन अधिक आएगा उसको करेंगे, फिर टाइम वर्क करेंगे। लेकिन इसी तरह हम चैप्टर वाइज आपको मैथ भी करवाएंगे और रीजनिंग भी करवाएंगे और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर, यानी सभी विषय को करवाने वाले हैं। तो यह क्लास मिलेगा कहाँ पर, तो ये क्लास आपको मिलेगा यूट्यूब पर ही मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही मिलेगा, लेकिन ये पेड वाले में मिलेगा। आप हमारे चैनल पर चले जाना, ठीक है। आप चैनल पर जब जाएंगे, इस चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो देखना वहाँ पर एक साइड रहता है आपका सब्सक्राइब करने का ऑप्शन और दूसरी साइड रहता है आपका ज्वाइन करने का ऑप्शन, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो आप कर लिए होंगे, यहाँ फ्री वीडियो मिलेगा, लेकिन जब भी आप ज्वाइन वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 सेक्शन दिखाएगा, ठीक है, 3 सेक्शन दिखाएगा। पहला बैच होगा आपका इसमें बिहार ध्रुका का, ठीक है, सॉरी, पहला होगा बीपीएससी टीआरई 4 का। उसके बाद नीचे सेकेंड होगा आपका बिहार दुर्गा का और थर्ड होगा आपका बीपीएससी एडीओ का बैच होगा। वहाँ देख लेना, वहाँ लिखा होगा 179 रुपया पर मंथ, ठीक है, 179 रुपया पर मंथ ये फी लिखा होगा आपका बीपीएससी एडीओ का, ठीक है। होगा तो हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है, किस तरह से ये कोर्स देखना है। तो 179 रुपया पर मंथ यदि आप चार्ज देते हैं तो आपको सारा क्लास आपको यही मिलेगा और पीडीएफ जो है इसका वो आपको LK क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा। आपका एक सेक्शन बना दिया जाएगा आप लोग के लिए जो यहाँ पर क्लास लेंगे उसके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी विषय का, जिससे आपके एग्जाम में अच्छी पकड़ हो सके और अच्छे नंबर आप ला सके और एक बार में अधिकारी बन सके, ठीक है। तो 179 यानी 180 रुपये पर मंथ लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जनवरी में इसका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो सोचिए यदि आपका 3 महीना ही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना मान कर चलिए, 4 महीना
या 3 महीना मानिए, तो 4 महीना का ही आपका कोर्स होगा ये। तो इसमें आप 4 से गुना करते हैं, कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, कितना आएगा? 720 रुपये आएगा। 4 मंथ का फी आपका 720 रुपये आएगा। और इसी 720 रुपया में आपका सभी विषय का क्लास आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग सहित मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इतना आप खर्च करते हैं तो जिसको चाहिए ये क्लास, आप यूट्यूब पर जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिएगा तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। इसके नीचे देखिए थर्ड में फर्स्ट होगा आपका TRE 4 का क्लास, सेकेंड में होगा बिहार दुर्गा का, और थर्ड में होगा आपका AEDO का, BPSC AEDO का कोर्स होगा। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारा क्लास आपको मिलेगा और रेगुलर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को ही कहने पर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें फ़ायदा ये है ना कि हम इतने मेहनत करेंगे तो इसका कुछ फल मिलेगा, लेकिन जब फ्री में पढ़ाते हैं तो इसका आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि पेड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं इस क्लास को आपको डेमो के रूप में करवाता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और कल आपको मैथ का हम एक आपको डेमो करवाएंगे, ठीक है। देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बैंकिंग एवं मुद्रा का चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको समझना होगा कि CRR होता क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? देखो CRR क्या होता है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास, ठीक है, RBI के पास कुछ पैसा कैश के रूप में रखना होता है, ठीक है। कुछ पैसे कैश के रूप में क्या होता है, रखना पड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं CRR, ठीक है, नगद कोष अनुपात, ठीक है। अब देखिए क्या करे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम CRR में क्या करें, कमी करें। अब सोचिए CRR में कमी करेगा, इसका मतलब है बैंक को जो है वो बैंक को RBI के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि CRR कम कर रहा है। इसका मतलब बैंक जो है ना वो RBI को कम पैसा देगा, यानी बैंक के पास अधिक बचत होगा। जब बैंक के पास अधिक बचत होगा, ये क्या करेगा, जनता को अधिक लोन देगा, ठीक है, जनता को क्या करेगा, अधिक लोन देगा, और लोन देगा तो वो पैसा क्या होता है, मार्केट में सर्कुलेट होता है, उसी को बोलते हैं साख सृजन, ठीक है, साख सृजन। तो क्या होगा, जब CRR कम करेंगे तो RBI को बैंक को कम पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब है बैंक के पास अधिक बचेगा। जब अधिक बचेगा तभी तो वो जनता को अधिक लोन दे पाएगा, यानी साख सृजन क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, अधिक लोन दे पा रहा है, इसमें साख सृजन क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी साख सृजन की क्षमता क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। यदि यहीं पर क्वेश्चन ये रहता कि CRR को बढ़ा देंगे तब क्या होगा, यहीं पर क्वेश्चन ये भी रहता आपका कि यदि हम CRR को बढ़ा दे तक क्या होगा। देखिए CRR को बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है आपका कि ये जो बैंक है, अनुसूचित बैंक, वो क्या करेंगे, RBI को अधिक पैसा देंगे, RBI के पास अधिक पैसा रखना होगा कैश के रूप में, ठीक है। इसका मतलब है बैंक के पास क्या होगा, जो पैसा है वो कम पड़ जाएगा। जब उसके पास पैसा कम रहेगा तो ब्याज क्या करेगा, वो जो जनता है उसको कम ब्याज देगा, कम पैसा देगा। इसका मतलब है साख सृजन क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। और कुछ दिन में आपको ये सभी क्लास डिजिटल बोर्ड पर चलेगा, ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो और आपको मजा आएगा। सभी विषय को पढ़ाएंगे हम डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है, और इसी तरह से समझा कर पढ़ाएंगे, जैसे आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका फुल्ली क्लास होने वाला है सभी चीज़ का, चाहे आपका बिहार दुर्गा हो, चाहे BPSC TRE 4 हो, चाहे BPSC AEDO है, 3 को क्लास अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पेड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक कहने का मतलब RBI,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। देखिए कह रहा आरबीआई का कार्य कौन सा है, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? पहला है रेपो रेट का प्रबंधन करना, ये बिल्कुल सही है। आगे हम बताएंगे रेपो रेट क्या होता है। सेकंड है वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सही है, बैंक को भी ऋण देता है कौन? आरबीआई। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं देना, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो सरकार का बैंक कहते हैं किसको? केंद्रीय बैंक को। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो है ना वो डायरेक्ट जनता को लोन नहीं देती है या जनता से पैसा जमा नहीं लेती है, ठीक है। आरबीआई जो है वो डायरेक्ट जनता को ऋण नहीं देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आरबीआई डायरेक्ट जनता को ऋण नहीं देते हैं, पब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। यानी इसमें यह कह रहा है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिसमें आरबीआई अपने ग्राहकों से नहीं, अनुसूचित बैंक से अल्पकालिक उधार लेता है। ये गलत है। देखिए एक तो ये अल्पकालिक नहीं होता है, दीर्घकालिक होता है, ठीक है। ये अल्पकालिक उधार नहीं लेते हैं, दीर्घकालिक लेते हैं, लेकिन ये आरबीआई नहीं लेते हैं, ठीक है। अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता नहीं, आरबीआई नहीं लेते हैं, अनुसूचित बैंक लेते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, आरबीआई दीर्घकालिक समय के लिए अपने ग्राहक यानी अनुसूचित बैंक को जिस रेट पर, जिस दर पर यानी ब्याज देते हैं उसी या उधार देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहक यानी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक अवधि के लिए उधार देते हैं, उसको कहते हैं हम बैंक दर। तब पहला तक आपको गलत हो गया। दूसरा क्या करा? रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। देखो क्या करा? अपने ग्राहकों से यानी अपने अनुसूचित बैंक से, यानी अपने ग्राहक मतलब क्या? अनुसूचित बैंक से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। देखो रेपो रेट होते हैं, रेपो रेट वह ब्याज दर होते हैं जिस पर आरबीआई अनुसूचित बैंक को अल्पकालिक समय के लिए, ठीक है, अल्पकालिक समय के लिए उधार देते हैं, उसको कहते हैं हम क्या? रेपो रेट। तो एक तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दीर्घकालिक, यहाँ लिखा है अल्पकालिक, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात क्या गलती है, इसमें आरबीआई नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। आरबीआई जो है, आरबीआई उधार नहीं लेते हैं, वो अपने ग्राहक यानी अनुसूचित बैंक को उधार देते हैं, ठीक है। यदि आरबीआई अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक अवधि पर के लिए उधार देते हैं तो उसको कहेंगे हम बैंक दर। और यदि आरबीआई अनुसूचित बैंक को यदि वो अल्पकालिक समय के लिए ऋण देते हैं यानी उधार देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो दोनों आपको यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। अगर कौन सा गलत है तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? सस्ती होती है, महंगी हो जाती है। तो सिंपल यदि आप इसका अर्थ समझते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति का अर्थ ही होता है महंगाई। क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है महंगाई। तो मुद्रास्फीति कब होता है? जब आपका डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या हो? अधिक हो जाए। जब डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है तब क्या होते हैं? मुद्रास्फीति होते हैं। अपने भाषा में कहे तो मुद्रास्फीति को महंगाई भी कह सकते हैं। अब चलिए समझिए, एक चीज आप समझिए, आप जाते हैं मार्केट में, आप देखते हैं कि ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सबको पसंद है, लेकिन मार्केट में इसकी संख्या क्या है? कम है। यानी सप्लाई क्या आ रहा है? कम आ रहा है।
सप्लाई कम हो रहा है, मार्केट में ये सामान कम है, तो स्वाभाविक है इसका रेट क्या होगा, अधिक होगा। आप जाकर देख लेना, चाहे आईफोन है, आप देखो ना आईफोन की बिक्री जब होते हैं तो पहला दिन इतना लाइन क्यों लगता है, उसको पता है स्टॉक कम हो जाएगा। तो जिस तरह से स्टॉक बाद में कम हो जाएगा तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, किसी भी वस्तु में होता है ऐसा, ठीक है। तो यही होता है कि जब वस्तु की संख्या क्या होगा, कम होगा, तो स्वाभाविक है वो क्या होगा, महंगाई हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम मुद्रास्फीति, ठीक है। तो क्या होगा, महंगाई हो जाती है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन 5 आपका है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। अब समझिए बात को, कह वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य, देखिए कह मुद्रा का मूल्य गिर जाते हैं और कीमतें बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। कैसे कहते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। अभी हम क्या बताए थे कि मुद्रास्फीति कब होता है, जब आपका डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या हो, अधिक हो। डिमांड समझिए ना, जो खरीदने वाले की संख्या है वो क्या हो, अधिक हो, और सामान क्या हो, कम हो, तब होता है मुद्रास्फीति, तब महंगाई बढ़ता है। अब देख लीजिए, आप देखो ना सामान अधिक रहता है, खरीदने वाले कम रहता है, तो सामान ऑटोमेटिक सस्ती हो जाती है। आप ये भी देखे होंगे, सस्ती हो जाती है, उसी को बोलते हैं कि मंदी आ गया, ठीक है। तो बस ये डिमांड सप्लाई का खेल है, समझिए। मुद्रास्फीति कब होती है, आपको बता चुके हैं कि जब डिमांड क्या हो, सप्लाई से अधिक हो। अपने भाषा में कहें तो जो हम लोग खरीदने जाते हैं बाजार में, तो खरीदने वाले लोगों की संख्या क्या है, अधिक है, लेकिन सामान क्या है, सामान कम है। तो उस केस में क्या होते हैं, आपका महंगा सामान मिलता है। आप देखे होंगे वो सामान क्या होता है, महंगा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो इस केस में क्या हुआ, चलो ठीक है, सामान तो महंगा हो गया, सामान जो है पहले से इसका रेट क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो पहले वो 30 रुपये में दे रहे थे कोई चीज़, अब कितना में देगा, 50 रुपये में देगा। यहाँ देखो ध्यान से, जो चीज़ पहले 30 में दे रहा था वो कितना में दे रहा है, अब 50 में दे रहा है। तो क्या कर रहा है, कीमत तो बढ़ गया, ठीक है, कीमत तो बढ़ा है, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हुआ, गिर गया है। मतलब पहले जो 30 रुपया में जो सामान मिल रहे थे वही हमको 50 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुद्रा का वैल्यू क्या हुआ, घट गया। नहीं कहते अब पैसा कोई वैल्यू नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो सामान पहले 30 में मिल रहा था वो सामान हमें अब 50 में मिल रहा है। तो जो पहले 30 रुपया का वैल्यू था वो अब 50 रुपया का वैल्यू है, समझ रहे ना। इसीलिए कहते हैं मुद्रास्फीति के केस में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमत बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, अभी हम बताए थे मुद्रास्फीति कब होता है, जब डिमांड क्या हो, सप्लाई से अधिक हो, यानी खरीदने वाले लोगों की संख्या और सामान से क्या हो, अधिक हो, तब क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। तो कर हम इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, एक चीज बताओ, खरीदने वाले लोगों की संख्या कब बढ़ेगा, जो सामान है वो खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाले लोगों की संख्या कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास क्या हो, अधिक पैसा है। भाई पैसा अधिक रहेगा तब तो सब जाएगा खरीदने के लिए, समझ रहे हैं ना। पैसा सभी के पास क्या है, फुलफिल है, अधिक है, तो सब दौड़ रहा है सामान खरीदने के लिए, लेकिन सामान मार्केट में कम है, तो उसी केस में क्या होता है, महंगा हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही कह रहा था, आप महंगा हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, उसको कम कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, जो लोगों का जेबी में पैसा अधिक है ना, उस पैसे की कम कर दो, पैसा कम कर दो, एक कारण ये है। दूसरा ये है कि जो वस्तु बन रहा है ना, अभी कम बन रहा है, इसको क्या करो, बढ़ा दो, और वस्तु क्या करो, उत्पादन करो। वस्तु को उत्पादन ही बढ़ा देंगे हम, क्या होगा, सबको सामान मिलेगा तब, तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, सामान बढ़ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। तो दो केस है, पहला केस कि जितने भी लोग हैं उसके जेब में पैसा अधिक हो गया है, तो क्या करो, उसके पैसा कम कर दो, तो वो सामान खरीदने ज़्यादा नहीं जाएगा। या दूसरा का ये है कि सप्लाई को बढ़ा दो, यानी उस चीज़ का उत्पादन क्या करो, बढ़ा दो,
उत्पादन बढ़ा देंगे तो सामान अधिक पहुंचेगा मार्केट में। जब सामान अधिक पहुंचेंगे तो वहाँ किल्लत नहीं होगा। जब किल्लत नहीं होगा दाम क्यों बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। कर में वृद्धि करके, मूल्य में कमी करके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित कर। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखा जाए ना, करा क्या है, अस्थायी रूप से। देखिए कर में वृद्धि करके टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोगों को टैक्स अधिक भरना पड़ेगा तो उसके पास कम पैसा बचेगा। ठीक है, तो हम तो ये भी कर सकते हैं, इससे भी मुद्रास्फीति कम होगा। मूल्यों में कमी करके, मूल्यों में कमी करके, तो मूल्य को कम कैसे करेंगे, मूल्य को कम कैसे करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तभी होगा। सी में है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित कर। अब देखो मुद्रा आपूर्ति, यही बात सही है। सी आपका सबसे अधिक सही कौन सा है, तो सी है। देखिए ये से भी मुद्रास्फीति कम होगा, लेकिन करा अस्थायी रूप से, तो करा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित कर। अब ये बताए क्या बताते हैं आपको, डिमांड जो है क्या है, सप्लाई से अधिक होता है तब मुद्रास्फीति होता है। और डिमांड अधिक मतलब क्या, लोगों के पास पैसा अधिक आ जाता है तो लोग दौड़ते मार्केट सामान लेने के लिए। तो पैसा उसके पास अधिक है तभी तो वो सामान ले रहा है, अधिक खोज रहा है। यदि उसके पास पैसा हम कम कर दे तो वो तो नहीं जाएगा दौड़ने सामान खरीदने के लिए, तब काम चलाएगा। कौन सा ऐसा वस्तु लीजिए उससे हम काम चल जाए, ठीक है, फालतू का सामान वो नहीं खरीदेगा। तो ये मुद्रा आपूर्ति इसी को बोलते हैं, उसके पास पैसा जो है। तो मुद्रा आपूर्ति को वृद्धि को नियंत्रित कर, यानी उसके पास जो पैसा अधिक आ रहा है ना उसको हम नियंत्रित कर दे, यानी कम कर दे, उस पर रोक लगा दे, तब क्या होगा, वो इस मूल्य जो है आपका स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब क्या करे, सरकार टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, या सार्वजनिक खर्च जो है उसको कम कर दे। तो बहुत सारे तरीका है, लेकिन इसमें बेस्ट तरीका देखें तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मुद्रास्फीति समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति होता क्या है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। चलो यहाँ भी देख लो, बस यही ध्यान रखना है, डिमांड जो है वो क्या है, सप्लाई से अधिक हो जाती है, उस केस में आपका मुद्रास्फीति होता है, यानी महंगाई होता है। डिमांड का भी मतलब हम समझा दिए हैं कि लोगों के पास अधिक पैसा हो गया है, वो सामान मार्केट जाता है, अधिक लोग जाता है खरीदने के लिए। ठीक है, पैसा है तभी तो जा रहा है सामान खरीदने के लिए, सामान लेकिन कम है, पैसा लोगों के पास अधिक है। तो दो तरीका से हम मुद्रास्फीति को हम कम कर सकते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, आपको किस कारण से होता है। पहला कारण, लोगों के पास क्या है, पैसा अधिक आ जाता है, यानी पैसा अधिक आएगा तभी डिमांड बढ़ जाता है। सोचो ना, आज आपके पास पैसा कम है तो आप क्या करते हैं, काम चलो काम करते हैं, एक ही कपड़ा खरीदते हैं, उसी 6 महीना पहनते हैं। आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, इनकम जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, 5 सेट कपड़ा रखेंगे, 7 सेट कपड़ा रखेंगे। ठीक है, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आपका डिमांड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे ना, आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो यही बात है, इनकम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो उस केस में मुद्रास्फीति होगा। दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस क्या, ठीक है आपका इनकम नहीं बढ़ा, जैसा था वैसे ही है, लेकिन सामान क्या हो गया, कम, सामान क्या हो गया, सामान मार्केट में क्या हो गया आपका, कम हो गया, तो फिर भी आपका मुद्रास्फीति हो जाएगा, क्योंकि सामान कम है और लोग तो खरीदेगा ही। जब खरीदेंगे सामान कम रहेगा तो उसका स्वाभाविक है कि रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। उत्पादन में ह्रास, ये भी सही है, उत्पादन कम होगा तो सप्लाई कम होगा, तो उस केस में मुद्रास्फीति बढ़ सकता है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास, देखो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मतलब कि पैसा लोगों के पास क्या हो गया, बढ़ गया, और उत्पादन क्या हो गया, ह्रास हो गया, ना कमी हो गया। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि बी ऑप्शन में दोनों चीज़ है। ठीक है, हम बोले थे ना दो कारण से होता है, पहला कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, यानी मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए तब होगा। दूसरा डिमांड कम हो, सप्लाई कम हो जाए, उत्पादन ही कम हो, तो उस केस में मुद्रास्फीति बढ़ सकता है। तो बी में दोनों है, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, बी होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतने अच्छे से मुद्रास्फीति कोई नहीं आपको समझाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका है, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंक की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का
काम कर सकती है वह है। यानी क्वेश्चन ये कर आपका, जब बैंक का संकट का समय हो उस समय में कौन सा है जो कार्य करता है। अब देखिए इसमें आप दो चीज़ पढ़े होंगे, CRR और SLR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है तो आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को RBI के पास कुछ कैश के रूप में रुपये रखना होता है, और केवल एक कैश के रूप में होता है। और किसके पास रखते हैं, RBI के पास। RBI इसलिए रखते हैं क्योंकि जब बैंक दिवालिया हो जाए और जितने ग्राहक वो लोन लिए रहते हैं तो उसको क्या कर सके, यानी मेंटेन कर सके, ठीक है, इसलिए वो जमा करना पड़ता है प्रत्येक बैंक को। दूसरा आपका है SLR। SLR क्या होता है, देखो तो SLR खुद बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन यह कैश के रूप में भी रख सकते हैं, यह गोल्ड के रूप में भी रख सकते हैं, और ये आपका प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैश, गोल्ड, प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं, लेकिन बैंक अपने पास रखेगा। NDTL का कुछ परसेंट अपने पास रखेगा, ठीक है, उसको रिजर्व में रखते हैं लेकिन अपने पास। हाँ, तो जब संकट आते हैं बैंक के पर तो उस समय इसी का यूज करते हैं, SLR का, जो SLR के रूप में बैंक अपने पास कैश, गोल्ड, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी रहती है, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, D होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि नगदी रिजर्व अनुपात यानी CRR किसे निर्देशित करते हैं। तो आपको बता चुके हैं CRR क्या होता है, तो NDTL का कुछ परसेंटेज प्रत्येक बैंक को RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है, ठीक है, किसके रूप में, केवल कैश के रूप में रखना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो CRR बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन C नहीं होगा, इसका ऑप्शन आपका B होगा, निवल मांग और आवधिक देनदारी, इसी के इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में NDTL। NDTL का कुछ अंश जो RBI के पास शेष यानी बैलेंस के रूप में बैंकों को रोका रखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, RBI के पास कैश के रूप में, RBI के पास NDTL का कुछ परसेंट कैश के रूप में प्रत्येक वाणिज्य बैंक को रखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं CRR, ठीक है, ऑप्शन B होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशन का अर्थ क्रय और विक्रय है। देखिए RBI क्या करते हैं, जब बाजार से उसको पैसा लेना होता है या बाजार में पैसा को कम करना होता है, तो ये दोनों कार्य आपका इसी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही करते हैं। कौन, RBI करते हैं, ठीक है। तो महंगाई को कम करना या मंदी को दूर करना, इससे भी कर सकते हैं RBI। कैसे करते हैं, देखो RBI को जब भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, बाजार से पैसे को क्या करना है, सोखना है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है वो RBI क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां को बेचते हैं, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां क्या करते हैं, बेचते हैं। अब देखो इसको बेचेंगे तो बैंक क्या करेगा, उसको खरीदेगा। अब सरकारी प्रतिभूति को बैंक खरीदेंगे तो पैसा किसको देगा, RBI को देगा, यानी बैंक के पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा और वो लोगों को कम लोन दे पाएगा। इससे क्या होगा, साख सीजन की क्षमता कम हो जाएगा, यानी मार्केट से पैसा क्या होगा, RBI खींच लेगा अपने तरफ, और इससे क्या होगा, इससे डिमांड कम हो जाएगा। आपको बताया है जब डिमांड अधिक होता है सप्लाई से तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। अब डिमांड कम कर दिया तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो जब मुद्रास्फीति कम करना रहता है तो RBI क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूति को सरकारी प्रतिभूति क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। अब देखो उसका उल्टा होता है, जब मंदी रहता है, मंदी कब आता है पता है आपको, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, सामान तो है लेकिन पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो पैसा कैसे बढ़ेगा। तो उस केस में क्या करते हैं RBI क्या करते हैं, उस केस में यही सरकारी प्रतिभूति को क्या करते हैं, तो खरीदते नहीं, यानी बेचते हैं, ठीक है। क्या करेगा,
अब देखो उसको बेचेंगे नहीं, एक सेकेंड को, प्रतिभूति को एक सेकेंड, लोगों के पास, बैंक के पास पैसा कैसे आएगा, जब ये प्रतिभूति क्या करेगा। हाँ देखो आरबीआई उस केस में क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं, किससे, तो बैंकों से। जब सरकारी प्रतिभूति आरबीआई खरीदेंगे तो क्या होगा, बैंकों को पैसा देना होगा आरबीआई को। अब बैंक के पास पैसा अधिक होगा तो जनता के पास वही पैसा अधिक होगा, यानी जनता का क्या होगा, लोन अधिक मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन क्षमता बढ़ जाएगा, इन लोगों के पास पैसा अधिक आ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो मंदी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आरबीआई है ना, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही ये काज करते हैं, सरकारी प्रतिभूति को खरीदना और बेचना। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सरकारी बॉन्डों का क्रय या विक्रय करना। बॉन्ड को ही वो बॉन्ड को ये या प्रतिभूति की ये, ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 12 है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। ये क्या था आपका, शिवरामन समिति के आधार पर। आपका ऑप्शन बी होगा, शिवरामन समिति के सिफारिश पर आपका 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड की स्थापना किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, करा ग्रेसम का नियम क्या है। ग्रेसम का नियम क्या है, ये ग्रेसम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। देखिए ग्रेसम का नियम ये कहता है कि बाजार में जो बुरी मुद्रा होता है, खराब मुद्रा होते हैं, वो अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देते हैं। कैसे, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ, जो बेड मुद्रा होता है, जैसे आपका काला धन हुआ, तो कोई व्यक्ति, एक चीज बताओ, आप किसी व्यक्ति के पास काला धन है, काला धन समझ रहे हैं ना, दूसरी तरह से यानी असंवैधानिक तरीके से कमाया गया पैसा को काला धन कहते हैं। और एक आपका जो है, जो सही से कमाने सफ़ेद मुद्रा है। तो बताओ वो जल्दी खर्च किसका करना चाहेगा, काला धन को या जो यानी वैधानिक रूप से उसको, तो चाहेगा पहले काला धन समाप्त हो जाए। तो ग्रेसम का नियम यही कहता है कि जो बेड मुद्रा होता है, काला धन बेड मुद्रा ही है, जो बेड मुद्रा होता है वो अच्छी मुद्रा को बाजार से क्या करते हैं, प्रचलन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, यानी काला मुद्रा बेड मुद्रा यानी काला धन का ही प्रयोग लोग पहले करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो अच्छा है, ये तो कभी भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसको जल्दी चलाना चाहता है। तो ये ग्रेसम का नियम कहते हैं, इसी कहते हैं मुद्रा के प्रचलन से ये संबंधित है आपका ग्रेसम के नियम। अगला आपका है करे कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी है। ये दिया आपका क्रोमर ने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग, ठीक है, क्रोमर ऐसा होगा, ठीक है, क्रोमर। तो ये कौन दिया है, क्रोमर ने दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कर रहा है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। बिल्कुल सही है। वैसी मुद्रा जो बाजार में क्या होता है, तुरंत आते हैं तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है, शीघ्र पलायन कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉट मुद्रा। ये सही है। सेकंड में क्या आपका, सेकंड में करा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है। अब देखो वैसा मुद्रा जिसका क्या हो, डिमांड क्या रहता है, सप्लाई से अधिक रहता है, यानी वो पैसा कम है मार्केट में लेकिन डिमांड क्या अधिक है, तो उस मुद्रा को हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। समझ रहे ना, हार्ड करेंसी। और ये डॉलर हार्ड करेंसी है क्योंकि डॉलर हर देश चाहता है मेरे पास हो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। थर्ड है वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, हार्ड ना जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, यानी मांग उसका कम रहती है, तो वो हार्ड करेंसी नहीं हुआ, वो सॉफ्ट करेंसी हुआ। तो थर्ड आपका गलत हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, तो वो क्या कर रहा है, यानी मांग की तुलना में, यानी डिमांड से अधिक क्या है, सप्लाई ही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट करेंसी। ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4 सही है, तो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी होगा 1, 2 एंड 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र
पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, अभी पढ़े थे हम, हॉट मुद्रा यानी गर्म मुद्रा कहते हैं उसे। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 17 है, कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है। यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। इसी तरह प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। तो कह रहा आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। देखो विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य ये तो करता है आरबीआई, मौद्रिक नीति का नियंत्रण ये भी करते हैं, सरकारी खर्च का नियंत्रण ये कार्य आरबीआई का नहीं है। सरकारी खर्च का नियंत्रण ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बैंकरों का बैंक रूप में कार्य करना ये तो आरबीआई का कार्य है। तो कह रहा कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये आरबीआई का कार्य नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। सेबी का कार्य क्या है, तो सेबी का कार्य आपका है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमन करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुसूचित धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। तो ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था। ये याद होगा 8 नवंबर 2016 किया था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग। आप पढ़ते होंगे समाचार पत्र में या आप देखते होंगे जब कभी डिबेट होते हैं किसी पार्टी में, दो पार्टी में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का आपको इस पर सुनाई देता है, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जैसे आपका विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया है, उस पर बहुत सारे कर्ज है, लोन है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये भागा हुआ है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जैसे आपका शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, उस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का यानी केस चला है। ठीक है, कांग्रेस पे भी चला है। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल समझिए कि आप धोखाधड़ी से कोई पैसा कमाए। ठीक है, क्या किए, कोई पैसा आप गलत तरीके से कमाए समझिए, या जुआ में कमाए या धोखाधड़ी से कमाए। ठीक है, यानी आप कोई इलीगल तरीके से आप पैसा कमाए हैं और उसको क्या करते हैं, आप लीगल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी उसको लीगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो चलो अब ऑप्शन देखो, तो कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ देखिए क्या है, वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए, क्या कह रहा है, वैध यानी लीगल रूप से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया। देखो यानी ये कह रहा है कि वो कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि हम सही तरीके से पैसा कमाए हैं, लेकिन वो कमाया जाता है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यानी धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन। और आप लोग बताइएगा कि यह क्लास मेरा कैसे लगा। और इसी तरह से आपको हम अभी आपको यदि हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हैं तो इकोनॉमिक्स का जो आपका मेन चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आपका आते हैं, तो उन सभी चैप्टर को आपको करवाएंगे। उसके बाद आपको अदर विषय यानी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी को हम चैप्टर वाइज आपको क्लास करवाएंगे। एक दिन में हो सकता है 2-3 क्लास हो। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको हम क्लास करवाएंगे और आपको मैथ, रीजनिंग का भी क्लास करवाएंगे। तो यदि इस तरह का आप क्लास करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर आप जाइए, इसके बगल में एक ज्वाइन बटन होगा। ठीक है, इस ज्वाइन बटन को क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा थर्ड में। फर्स्ट कोर्स होगा TRE 4 का, सेकंड होगा दरोगा, बिहार दरोगा का, और थर्ड होगा आपका यानी BPSC ADO का। यदि इन तीनों में से जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं, वहीं पर आपको पेड वाले में इसका वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब नहीं दे सकते हैं, जो ज्वाइन करेंगे, जो पेड करेंगे उसी के दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको सभी विषय का क्लास करवाने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, BPSC TRE 4 हो, बिहार दरोगा हो, चाहे आपका BPSC ADO हो। ठीक है, तो ये क्लास आपको मिलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन को इसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप क्लास देखिए। ये तो डेमो था, आगे आपको नहीं मिलेगा। आगे आपको मैथ, रीजनिंग का डेमो मिलेगा, उसके बाद आपको डेमो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखे हैं। ठीक है, आप
एक बार क्लास करके देखिए, सारा विषय आपका अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे और एक बार में आप अधिकारी बनेंगे। इसमें न तो आपका मेंस है, न ही आपका इंटरव्यू है, सॉरी, इसमें आपका न ही मेंस है, न ही आपका इंटरव्यू है, इसीलिए इस मौका को आपको नहीं जाने देना है। बहुत अच्छा आपका ये वैकेंसी है, इस पर फोकस कीजिए, आपका पास पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, यदि ये बन जाते हैं तो। जो खुलाम है, ठीक है, जो है वो आपको बता रहे हैं, पैसा ही पैसा रहेगा यदि आप ये बन जाते हैं तो, ठीक है। मेहनत भी कम है और आपका यानी रैंक भी अच्छा है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।